हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन वीडियो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है एक और शानदार चैप्टर की पॉडकास्ट सीरीज़ में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे आप सभी के सामने। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनी प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसको पढ़ने के बाद आपको प्योर फील आती है कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस यूनिट के अंदर आप पूरा डिटेल फॉर्म में पढ़ते हो अपने मोस्टली ऑर्गन्स के बारे में, मोस्टली उसके फंक्शनिंग के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ते हो डिटेल फॉर्म में। और ये अच्छा खासा वेटेज भी रहता है किसी भी प्री मेडिकल एंट्रेंस में। तो स्टार्ट करते हैं द ब्लड। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपने देखा है उसमें कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ब्लड होता है वो आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर आपके मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं को आज हमें डिटेल फॉर्म में पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि ये विद इन 1 आवर के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर कंसाइज फॉर्म में आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाए, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करके। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड, मैंने आपको बता दिया बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लड के, बेसिकली आपके मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज प्लाज्मा ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है बेसिकली आपका लिक्विड पार्ट होता है किसी भी ब्लड के हिस्से में, और 55% ऑफ द ब्लड होता है वो आपका प्लाज्मा ही होता है, और जो 45% जो रिमेनिंग होता है वो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको हम आपका कर्व सेल्स भी बोल देते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा के अंदर बेसिकली आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आपके शुगर भी इवन प्रेजेंट होता है। हमें बेसिकली वो नहीं पढ़ना, हमें प्रोटीन का नेचर पढ़ना है इसमें। दैट इज़ जो प्रोटीन होते हैं वो आपके मेजर 3 टाइप के होते हैं। हालांकि 3 में आपके 4 टाइप भी बन सकते हैं, लेकिन हम 3 ही समझेंगे क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए और जो कि नुकसानदायक रहेगा। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो आपका एल्बुमिन प्रोटीन आता है, एल्बुमिन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं बेसिकली वो क्या कहता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी को बेसिकली मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है इन द सेंस कि बेसिकली ब्लड में, प्लाज्मा में जो वाटर है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे कि वाटर हमारा, जिससे ब्लड हमारा ज़्यादा कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड ना हो। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले, इसमें आते हैं आपके 2 सेट हैं, आप कह सकते हो उनको 4 भी मान सकते हो, लेकिन हम 2 के तरीके से मानेंगे उसे। एक तो वो है आपका दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड आपका फिब्रिनोजन। इन दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इन द सेंस कि बेसिकली ये ब्लड में थक्का बनाने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। जब कोई आपके चोट लग जाती है तो बेसिकली उसको जमाने का, जो खून को जमाने का जो काम करते हैं, ये दोनों ही करते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन है किसी भी प्लाज्मा के अंदर। बेसिकली इसके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड द डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेल्टा सेल्स को, जिसकी हेल्प से बेसिकली वो क्या बनाते हैं, आपके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और कितने टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ आपके 5 टाइप की, याद होने चाहिए आपको नाम, दैट इज़ IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इनके फंक्शन हम अलग अलग चैप्टर में, मोस्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, और कुछ इसके अंदर भी हम पढ़ लेंगे डिटेल फॉर्म में, लेकिन आपको ये एंटीबॉडीज़ के नाम डेफिनेटली फॉर श्योर पता होने ही चाहिए। अगर देखते हैं आगे, आपके अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में बता दिया कि बेसिकली प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है आपका सीरम का। सीरम बेसिकली क्या होता है, सीरम जब कभी बेसिकली ब्लड में से आपका क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज़ नहीं, जब कभी भी बेसिकली सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर हट जाते हैं तो उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका सीरम बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट में। सबसे पहला आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है आपका RBC, जिसको बेसिकली हम आपका एराथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। इराथोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, जब कोई बेसिकली हमारी बॉडी में इनका इंक्रीजमेंट हो जाता है तो बेसिकली उससे हम बोलते हैं आपका पॉलीसाइथीमिया, और जब कोई डिक्रीजमेंट हो जाता है उसी केस को हम बोलते हैं दैट्स आपका एराथ्रोसाइटोपिनिया। डिक्रीजमेंट ऑफ द RBC इन अवर बॉडी इज नोन एज आपका एराथ्रोसाइटोपिनिया। अगर हम बात करते हैं इसके नेचर के बारे में, आप सभी को पता होना चाहिए। RBC जो होते हैं बेसिकली आपके अनन्यूक्लिएटेड नेचर के होते हैं, बाई कॉन्केव के नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपके ब्लड होता है वो आपका रेड किसकी वजह से होता है, दैट इज हेमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन ये वाली बात आपको यहाँ पर अब पता होनी चाहिए कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 से 16 मिलीग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन
प्रेजेंट होता है। ये वाली बात आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए फॉर श्योर। आगे देखते हैं, अगला है आपका टॉपिक इराइथोपियोसिस। इराइथोपियोसिस हम पूरी जूलॉजिकल में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे अब दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ आपका इराइथोसाइट्स को हम बोलते हैं इराइथोपियोसिस। अगर हम बात करते हैं ये आपके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम एम्ब्रियो के केस में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली प्लेसेंटा के ऊपर एक मॉडिफिकेशन होता है यॉर्क सैक का, जिससे बेसिकली उसका फॉर्मेशन होता है आपके आरबीसीज का। और एडल्ट में अगर हम बात करते हैं तो उनके पास क्या होती है, रेड बोन मैरो होती है, और जिसकी हेल्प से बेसिकली क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ इराइथोसाइट्स। एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं रेड बोन मैरो के पास क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, और स्टेम सेल्स के पास एक्चुअली में क्या होते हैं, वो 3 टाइप के फर्दर सेल्स निकालते हैं, जिनको बेसिकली हम बोलते हैं आपके ल्यूकोब्लास्ट, मेगाकार्योसाइट्स एंड लास्ट इज आपका इराइथोब्लास्ट। नाम से बदल रहा है, ल्यूकोब्लास्ट क्या करेगा, ल्यूकोसाइट्स बनाएगा। आपके जो मेगाकार्योसाइट हैं बेसिकली प्लेटलेट्स बनाएंगे, और आपके जो इराइथ्रोब्लास्ट हैं वो बेसिकली आपके मैच्योर आरबीसीज को बनाएंगे। अगर हम आरबीसीज की लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली वो 120 डेज तक रहती है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद वो डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बेसिकली जो आपके जो डेथ आरबीसीज हैं वो कहाँ जाती हैं, अपने ग्रेवयार्ड में जाती हैं, जिसको बोलते हैं आपका स्पीलन। स्पीलन के बारे में अभी आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि स्पीलन जो होता है बेसिकली आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, और ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी को ही हम स्पीलन बोल देते हैं। आगे देखते हैं, अगला इसके अंदर आता है अगला फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज। अगर हम इसके नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो लगभग होते हैं 6000 से लेके 8000 तक हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज को, बेसिकली हम अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इवन 9th 10th में पढ़ा होगा कि इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सोल्जर्स बोलते हैं हमारी बॉडी के। तो ऑब्वियसली बात है ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही निकलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले इसमें आएगा आपका एमोबॉइडल मूवमेंट ऑफ आपका डब्ल्यूबीसी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज आपका डायपेडियासिस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जब कोई बेसिकली आपका जब कोई आपका मूवमेंट होता है जब आपका ब्लड कैंसर के दौरान, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। और लास्ट में जब कोई आपका इन्फेक्शन के टाइम पे होता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं दैट इज आपका ल्यूकोसाइटोसिस। आगे देखते हैं, अगर हम इनके लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सोल्जर्स हैं, तो बेसिकली डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर जिसके अंदर कोई भी डिजीज़ या कोई भी आपका कह सकते हो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपके कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक हो सकती है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, आप सभी को सामने दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर मैंने पूरे ब्लड को एक बार थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में दिखा दिया है आपको, टेबल की फॉर्म में। दैट इज़ पूरे ब्लड में आपके कंपोन वो होते हैं, आपके प्लाज्मा के साथ साथ आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 3, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड आपका इराइथोसाइट्स। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये रहे आपके इराइथोसाइट्स, ये रहे आपके प्लेटलेट्स एंड आपके ल्यूकोसाइट्स के। बेसिकली आपका फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स इज प्रेजेंट और नॉट। अगर बेसिकली किसी भी ल्यूकोसाइट के पास साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स हैं तो उसे हम बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट, और किसी के पास साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स नहीं है तो बेसिकली उसे हम बोलेंगे दैट्स आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर बेसिकली आपके 2 टाइप के आएंगे, दैट इज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे ए ग्रैनुलोसाइट वाले को, दैट इज माल से, दैट इज मोनोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी आपके क्या होते हैं, आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और आपको ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर हूबहू याद होने ही चाहिए फॉर श्योर। आगे देखते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर बेसिकली आपके 3 टाइप के आते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, असाइनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके कैसे होते हैं, आपके मैनी लोब्ड प्रेजेंट होते हैं, उनके पास 60 से 65% ऑफ द आपके जो वो होते हैं ल्यूकोसाइट्स वो यही होते हैं। और ये इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है फैगोसाइटोसिस, यानी ये आपके पैथोजन को खाने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। सेम ऐसे ही होते हैं आपके मोनोसाइट्स, लेकिन उनका स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है, वो किडनी शेप के होते हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का, दोनों का सेम ही नेचर होता है, दैट इज़ ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक इन द सेंस यानी पैथोजन पर एक्ट करने वाले यही होते हैं। असिनोफिल्स आपको दिख ही रहा होगा, ये बेसिकली कैसे हैं, आपके हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर हैं। और बेसोफिल बेसिकली क्या है, बेसोफिल आप सभी को दिख ही रहा है यहाँ पर आपका एस शेप्ड के। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर हूबहू पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स दिख रहे होंगे। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इसका जो पूरा फंक्शनिंग है वो बेसिकली हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी पढ़ेंगे, और इसका कुछ फंक्शन अभी हम आपका इराइथोब्लास्टोफेटालिस में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं, दैट्स आपका टी एच सेल्स वाले और आपके बी लिम्फोसाइट्स, एंड आपके लास्ट में आते हैं आपके इसमें
नेचुरल किलर सेल्स, जो कि बेसिकली आपका कभी भी आपके इम्यूनिटी में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए बेसिकली अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए। अगर हम इनके फंक्शनिंग की बात करते हैं, दैट इज़ असाइनोफिल्स और बेसोफिल्स के फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जो बेसोफिल्स होते हैं बेसिकली वो क्या निकालते हैं, 3 टाइप के सेल्स निकालते हैं, दैट इज़ आपके हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हेपेरिन की अगर हम बात करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, आपका एक प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, एंटी कोगुलेंट का होता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि बेसिकली वो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड को अपोज करता है, जिससे कि बेसिकली ब्लड का क्लॉट ना बन पाए। आगे देखते हैं हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन भी आपका एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करता है। इन्फ्लामेशन इन द सेंस कि जब कभी बेसिकली किसी भी कैंडिडेट को एलर्जी होती है तो हिस्टामिन जो होते हैं बेसिकली क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली वो हाइपर सेंसिटाइज्ड होके आपकी जैसे स्नेज जो आपकी छींक वगैरह होती हैं वो इन्हीं के हाइपर सीक्रेशन की वजह से होती हैं। और आपके जो असाइनोफिल्स होते हैं वो बेसिकली इसके जस्ट अपोजिट होते हैं बेसोफिल्स के, सारा अपोजिट वर्क करते हैं बेसोफिल्स को रोकने के लिए असाइनोफिल्स। आगे देखते हैं अगला, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका दैट इज प्लेटलेट्स, जिसको बेसिकली हम अपना पहले से बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। और बता दिया था बेसिकली ये आपके रेड बोन मैरो सेल्स के मेगाकारियोसाइट सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और ये लगभग आपके ओवल शेप के होते हैं। ये भी अनन्यूक्लिएटेड नेचर के होते हैं, और इनकी जो लाइफ स्पैन जो होती है वो लगभग 1 हफ्ते तक होती है। और जब कभी बेसिकली इनकी बॉडी में, किसी भी कैंडिडेट की बॉडी में आपके प्लेटलेट डिक्रीज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं दैट इज आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये भी आपका एक क्रिटिकल इशू होता है, तभी बेसिकली किसी भी कैंडिडेट को टॉनिक्स दी जाती हैं, जिससे कि बेसिकली उसके अंदर आपके थ्रोम्बोसाइट्स इंक्रीज हो पाएँ और उसकी बॉडी में डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो पाए। आगे देखते हैं अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं बेसिकली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो बेसिकली वो आरएच पॉजिटिव है, और आरएच एंटीजन नहीं है तो वो बेसिकली आपका आरएच नेगेटिव है। अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द, आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो आपके क्या हैं, दैट इज़ आपके आरएच पॉजिटिव हैं। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कैंडिडेट के ऊपर, आरबीसी के ऊपर आपके आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो एक आपका पैथोजेनिक सब्सटेंस होता है किसी भी पैथोजन का। उसी के अपोजिट क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बेसिकली उस पर्टिकुलर एंटीजन को मार के अपना काम करती हैं। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में बेसिकली ब्लड ग्रुप का टेबल भी दे रखा है, लेकिन हमें बेसिकली 2 ही याद रखने हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स। क्यों, क्योंकि ए बी में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि दैट इज़ आपका ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वो क्यों, क्योंकि उसके पास बेसिकली एंटीबॉडी नहीं होती। एक्सेप्टर इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होती, यानी वो किसी से भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप का हो, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ओ का हो। और ओ में अगर हम बात करते हैं, ओ में एंटीजन नहीं होते, इसलिए बेसिकली वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी जिस कैंडिडेट के पास ओ ब्लड ग्रुप है वो एकदम फ्री है, वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला, इसमें आता है आपका एक इंपॉर्टेंट केस, इसी के बेसिस पे आपका लिम्फोसाइट्स के बेसिस पे है आपका केस, दैट इज एराइथ्रोब्लास्टोफिटालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रख लेना। ये अगर हम बात करते हैं एराइथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कभी भी बेसिकली किसी भी कैंडिडेट के पास आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और किसी के पास नहीं होता, तो क्या होगा उसके साथ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं एराइथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी में जो वुमेन है, प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसके पास आरएच पॉजिटिव एंटीजन होते हैं, और जो डेवलपिंग फीटस है उसके पास आपके आरएच एंटीजन नहीं होते, इसलिए बेसिकली आपका वो आरएच नेगेटिव कहा जाता है। तो आरएच पॉजिटिव कौन सी होती है, दैट इज आरएच पॉजिटिव, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा ऊपर मिसप्लेस हो गया था, मैं गलत बोल दिया। आरएच पॉजिटिव चाइल्ड होता है तभी उसके अंदर एंटीबॉडी, सॉरी, आरएच पॉजिटिव जो होता है वो डेवलपिंग फीटस होता है, और आरएच नेगेटिव जो होता है वो डेवलपिंग मतलब वो कंसीविंग मम्मी होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, जब बेसिकली फर्स्ट डिलीवरी हो गई किसी भी मदर की, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब वो आरएच नेगेटिव है तो उनके पास वो एंटीजन नहीं है, तो उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और जिसकी वजह से बेसिकली फर्स्ट एनकाउंटर होगा और थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का होगा। कौन सी एंटीबॉडी निकलेंगी, दैट इज़ आपकी आईजीएम निकलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एनकाउंटर, ये जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो आपका आईजीएम निकलेगा एंटीबॉडी एंड आरएच की वजह से। और
अगर हम बात करते हैं सेकंड, जब कोई बेसिकली डिलीवरी होगी और इफ़ इन केस मम्मी तब भी आरएच नेगेटिव हैं और फीटस तब भी आरएच पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका सेकंड रेस्पॉन्स होगा जो कि बेसिकली हाई इंटेंसिटी का होगा, जिसकी वजह से बेसिकली आपका आईजीजी आपकी एंटीबॉडी निकलेंगी और जो कि बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में निकलेंगी, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका बेसिकली मैं लॉजिक आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि उसमें बेसिकली आपको एक टॉपिक समझना होगा, दैट्स आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसको इतना अभी आपको यही समझना है कि बेसिकली इसलिए मजा आता है वो डेवलपिंग फीटस, क्योंकि बेसिकली मदर के पास आपके एंटीजन नहीं होते, जिसकी वजह से बेसिकली उस मम्मी के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं और उस डेवलपिंग बेबी को डेथ कर देती हैं। ये एक क्रिटिकल केस होता है और बहुत ही क्रिटिकल केस के अंदर ही आता है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अंदर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको बेसिकली हम अपना दूसरी भाषा में बोल देते हैं आपका ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले एक आपकी कैस्केड प्रोसेस होती है। कैस्केड प्रोसेस इन द सेंस यानी आपकी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है। ये यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बेसिकली सीरीज या सिक्वेंशियल में चलती है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होता क्या है, जब कभी आपके एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली होता क्या है, जो आपके इंजर्ड टिश्यू हैं, जहाँ पर जैसे आपका स्क्रैचेस हो गया या कुछ भी हो गया XYZ, तो जो आपके इंजर्ड टिश्यू हैं और जो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बेसिकली क्या बनाएंगे, आपका एक कॉम्प्लेक्स सा बनाएंगे जिसे बोलते हैं आपका दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करेगा, वो इनएक्टिवेशन करेगा, किसका इनएक्टिवेशन करेगा। ऑब्वियसली बात है, आपका ब्लड क्लॉट करना है तो सबसे पहले आपका एंटीकोगुलेंट को अपोज करेगा, दैट इज़ इनएक्टिवेशन करेगा आपका हेपेरिन का। और क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन, जो मैंने आपको बेसिकली प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन बनाया था उसको बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा। और जो फिब्रिनोजन जो होता है, फिब्रिनोजन जो होता है वो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फिब्रिन बनाएगा। और जो फिब्रिन होता है वो एक्चुअली में क्लॉट बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो जितनी मैंने अभी तक बातें बोली ये सिक्वेंशियल तरीके से बोली थी, इसलिए इस पूरी वाइटल प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कैस्केड प्रोसेस। एक एडिशनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो आपका एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके सिंथेसिस के लिए बेसिकली हमें विटामिन के की नीड होती ही होती है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका दैट इज़ लिम्फ। आगे देखते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ की अगर हम बात करते हैं, आपका ये एक इंटरटेरेस्ट्रियल फ्लूइड होता है जो कि बेसिकली हमारे इंटरटेरेस्ट्रियल सेल्स के अंदर बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है और एक कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि बेसिकली इसके पास आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती और डब्ल्यूबीसी भी इसके पास बेसिकली अच्छी खासी मात्रा में होती हैं। ध्यान रख लेना, बेसिकली जो लिम्फ होता है, लिम्फ सिमिलर होता है ब्लड, लेकिन बेसिकली उसके पास बस आरबीसी नहीं होती, जिसकी वजह से बेसिकली कलरलेस या बेसिकली आप वाइट कह सकते हो। जब कभी आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जिसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, जो कोएंडेड कान से सुन नहीं पाते ठीक तरीके से, तो उनके कान से वाइट वाइट फ्लूइड निकलता है, उसी को बेसिकली हम लिम्फ बोल देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपका एक ब्लड का पूरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है ब्लड वाली यूनिट का। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपका दूसरा पार्ट, दैट इज़ आपका ब्लड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपके जो सर्कुलेशन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब होता है कि जो बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो बेसिकली पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होता है, कोई भी बेसिकली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते और इन्हीं को बेसिकली हम आपका ओपन टाइप बोल देते हैं। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए कि ओपन टाइप बेसिकली आपका केवल अर्थपोड्स एंड मॉल्यूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब मैं एनिमल किंगडम का आपका पॉडकास्ट कराऊंगा तो डिटेल फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ आपका जो ओपन टाइप होता है उनमें क्या होता है कि बेसिकली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, बॉडी में पूरा ब्लड स्कैटर डाउन होता है। और क्लोज टाइप में अगर हम बात करते हैं, बेसिकली आपका ये रेगुलेटेड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके पास और यही हमारी बॉडी में बेसिकली प्रेजेंट होता है। आपने बेसिकली बचपन में ने पढ़ा भी होगा। यह ध्यान रखना कि एक्सेप्ट आपका एसी यानी आपका एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, ये बेसिकली फाइलम होती हैं। इसके अलावा जितनी भी फाइलम होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, ओपन टाइप होता है। एक्सेप्शन आपको बेसिकली पता हो ना पता हो, लेकिन फिर भी आपको एक एडिशनल नॉलेज है, पता होना चाहिए कि एनालिड्स के अंदर आपका एक लीच एक्सेप्शन होता है कि उसके अंदर आपका ओपन टाइप पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बेसिकली चैम्बर्ड होता क्या है, देखो चैम्बर की अगर हम बात करते हैं
चैम्बर का मतलब होता है कि बेसिकली ये उनमें पाया जाता है जिनमें बेसिकली आपका क्लोज टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। हार्ट की बात बता रहा हूँ, चैम्बर, हार्ट चैम्बर का मतलब होता है कि बेसिकली ब्लड आपका चैम्बरों से होके जाता है, चैनल से होके जाता है, उसे बेसिकली हम का चैम्बर बोलते हैं। पता होना चाहिए आपको, मैं जो बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं फिश में, अगर हम बात करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें आपके लंग्स आपका प्योरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो 2 चैम्बर में जो आपका लंग जाता, वो ब्लड जाता है, वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आप सभी को पता ही होगा, दैट इज़ आपका जिसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छी खासी होती है। एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं, एम्फीबियंस यानी बताता हूँ जो ड्वेल लाइफ जीते हैं, लाइक एज आपका दैट इज़ बफो, टोड, है ना, राणा, इस तरीके से, यानी आपके जो मेंढक होते हैं वो। एम्फीबियंस में अगर हम बात करते हैं, उनमें बेसिकली क्या होते हैं, आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, इनमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। बताता हूँ एक एक करके, इतना भी ध्यान रख लीजिए। और इनमें बेसिकली क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन इन द सेंस, यानी इनमें बेसिकली आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं होता है। आगे रखते हैं, रेप्टाइल्स में अगर हम बात करते हैं, इनमें फाइनली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोगों में प्रेजेंट होता है, और लेकिन इनमें भी आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यानी प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड नहीं होता। लेकिन मैमल्स और अगर हम बात करते हैं एव्स में, ये इनमें आपका डबल सर्कुलेशन भी होता है और प्योरिफिकेशन में बेसिकली आपका पार्टिसिपेट भी होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमें बेसिकली डिटेल फॉर्म में पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में अगर हम बात करते हैं, इसका बेसिकली आपको कुछ नॉलेज बताता हूँ बहुत छोटी छोटी, कि अगर हम हार्ट के ऑरिजिन की अगर हम बात करते हैं, मीजोडर्मल होता है, ऑब्वियसली बात है मीजोडर्मल ही होगा। और इसकी वेट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ 250 से लेकर 300 ग्राम तक होगा। जब आप एनाटॉमी कंसीडर करोगे आगे चल के, तो उसमें डिटेल फॉर्म में आप देखोगे भी। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, अगर हम बात करते हैं, मैंने थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पर दिखा भी रखा है, कोशिश करिए समझाने की आपको यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, ये आपके बेसिकली 4 चैम्बर बना रखे हैं मैंने, दैट इज़ आपके राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो मैंने आपके राइट आर्ट्रियम के ऊपर बेसिकली ये वाला जो सिस्टम बना रखा है, ये वाला, दैट इज़ ये है आपका सुपीरियर वेना कावा वाला दैट इज़ आपका सुपीरियर वेना कावा वाला, और आपका इन्फीरियर वेना कावा वाला। वेना कावा बेसिकली क्या, ये आपकी एक वीन होती है जो कि बेसिकली आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बेसिकली बॉडी से कलेक्ट करती है और अपना प्योरिफिकेशन बेसिकली पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे ही आपका ब्लड आपका राइट आर्टरियम के अंदर जैसे ही आपका एंट्री मारेगा, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आप जो ब्लू ब्लू लाइन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, आपकी वॉल्व है। वॉल्व यानी आपकी दीवार कह सकते हो एक तरीके से, जो कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। या आप ये भी कह सकते हो कि यानी ये हर आर्टरियम और हर वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बेसिकली बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। आगे देखते हैं, तो जैसे ही आपका बेसिकली आपका सबसे पहले ब्लड आपका राइट आर्टरियम में आएगा, तो बेसिकली राइट आर्टरियम से देन आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ की वॉल्व होती है, जिस वॉल्व का नाम होता है दैट इज आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। और राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट एंट्रियम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ आपका पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट आर्टरियम से आपका गलत बोल दिया कोई नहीं, राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है वो सबसे पहले जाएगा आपका लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाने के बाद सबसे पहला जो आपका ऑक्सीनेटेड जो ब्लड एंट्री मारेगा वो आपका लेफ्ट आर्टरियम के अंदर मारेगा, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लेफ्ट आर्टरियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। लेकिन ये मैंने एक तरीके से कंसाइज फॉर्म में बता दी है, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिकली जो पूरी वाइटल प्रोसेस हो रही है ये हार्ट बीट की, इसको बेसिकली हम हार्ट बीट ही बोल देते हैं, कि जब कभी बेसिकली एक आपका राइट आर्टरियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में जब बेसिकली आपका ब्लड निकल जाता है वहाँ से, तो उसे बोलते हैं आपका हार्ट बीट बोलते हैं। ये बेसिकली होती कैसे है, क्योंकि बेसिकली हमारे हार्ट के ऊपर क्या होते हैं, दैट इज़ मायोजेनिक टिश्यूज़ या नोडल टिश्यूज़ होते हैं, जो कि बेसिकली सेल्फ एक्साइटरी होते हैं। सेल्फ एक्साइटरी इन द सेंस यानी उनके अंदर अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही आपका सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, तो राइट आर्टरियम के अपर राइट कॉर्नर में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनो आर्टरियल नोड होती है, जो कि बेसिकली क्या होती है, आपके एक टिश्यू होता है जो कि सेल्फ एक्साइटरी नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड वो होता है आपका पंप होता है, और आपका विद द हेल्प ऑफ आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व से आपका वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। राइट वेंट्रिकल के में होता क्या है,
उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, राइट आर्टरियम में ही होता है जो होता है। राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में बेसिकली क्या होता है, दैट इज आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसकी वजह से बेसिकली आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और राइट वेंट्रिकल जैसे ही आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेसिकली आपका जो ब्लड होता है वो किसके अंदर जाता है, दैट इज वो जाता है आपका लंग्स के अंदर। और लंग्स बेसिकली कहते हैं वहाँ से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन इन द सेंस यानी प्योरिफिकेशन करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ऑक्सीनेटेड ब्लड में। और जो सबसे पहला जो ऑक्सीनेटेड ब्लड एंट्री जो मारता है वो अपने लेफ्ट आर्टरियम के अंदर एंट्री मारता है विद द हेल्प ऑफ आपका पल्मोनरी वीन। ये नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शन और क्वेश्चन यहीं से उठा के दिए जाएंगे, ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट आर्टरियम से, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका जो ब्लड एंट्री मारेगा विद द हेल्प ऑफ आपका दैट इज आपका बाइकस्पिड वॉल्व। ध्यान रख लेना, वॉल्व का फंक्शन बेसिकली एक ही होता है, बेसिकली वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने में पार्टिसिपेट करते हैं, बस। इसके अलावा बेसिकली उनका और कोई फंक्शन नहीं होता। दे ओनली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी आर्टरियम टू एनी वेंट्रिकल। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं साइनोआर्टरियल नोड, जो कि बेसिकली आपका जो पेस मेकर भी कहा जाता है। पेस मेकर इन द सेंस क्यों, क्योंकि भाई राइट आर्टरियम से जब कोई आपका अगर आपका पेस मेकर प्रेजेंट नहीं है तो बेसिकली आपका ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा कैसे, और वो वहाँ पर नहीं जाएगा तो बेसिकली आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा कैसे। तो इसलिए बेसिकली हम आपके साइनोआर्टरियल नोड को हम पेस मेकर भी बोल देते हैं। यहाँ पर ये वाली बात आपको कंफ्यूज करेगी कि पेस मेकर और पेस सेटलर कौन सा होता है। आई रिपीट, पेस मेकर होता है साइनोआर्टरियल नोड एंड आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है दैट इज आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अपर राइट आर्टरियम। ठीक है, ये वाली बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, पेस सेटलर होता है आपका आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये जो मैंने अभी पूरी प्रोसेस आपको बताई थी इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल देते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल, या उसके कार्डियक टिश्यू को, उसी को बोल देते हैं दैट इज आपका कार्डियक साइकिल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली आपके दो तरीके से होती है, सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना और डायसिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को आप दबाओगे तो वो जल्दी दब जाएगी कंपेरेटिवली रिलैक्स होने के मुकाबले, तो रिलैक्स होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट होने के मुकाबले। तो अगर हम बात करते हैं जो पूरी कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की होती है, समझ रहे हैं आप, यानी 0.8 सेकंड यानी कितनी जल्दी होती है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टरियम के केस में, अगर हम बात करते हैं सिस्टोलिक जो ब्लड होता है वो आपका 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो रिलैक्स होते हैं आर्टरियम वो 0.7 सेकंड ले जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, जिससे कि ब्लड जो है वो आपका इस राइट वेंट्रिकल में एंट्री मारेगा 0.7 सेकंड में। सेम द केस अगर हम बात करते हैं जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब ये आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड की हेल्प से आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये 0.3 सेकंड लेते हैं सिस्टोल होने के लिए और 0.5 सेकंड लेते हैं आपका डायसिस्टोल होने के लिए, जिससे कि ब्लड आपका लंग्स तक पहुंच पाए। ध्यान रख लेना, ये जो आपके साइनोआर्टरियल नोड और आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक साथ होते हैं, जिससे कि बेसिकली आपके सारे के सारे दोनों आर्टरियम, दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एक साथ पंप हो पाएँ। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज़ आपका जॉइंट डायसिस्टोल। जॉइंट डायसिस्टोल में अगर हम बात करते हैं, जॉइंट डायसिस्टोल का मतलब होता है कि जब दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, जॉइंट डायसिस्टोल का मतलब है, जॉइंट डायसिस्टोल का मतलब होता है कि जब दोनों के दोनों आर्टरियम क्या होते हैं आपके रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो जो आपका ब्लड जो होता है वो एंट्री किसके अंदर मारेगा, आपका वेंट्रिकल्स के अंदर मारेगा। और ड्यूरिंग जॉइंट डायसिस्टोल 70% या आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं ब्लड के द्वारा। तो उस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉइंट डायसिस्टोल। और जब कभी भी आपके जॉइंट डायसिस्टोल होता है तो जॉइंट सिस्टोल भी होता है, जब दोनों के दोनों क्या होते हैं वेंट्रिकल जब आपके पंप होते हैं, तो लगभग लो दोनों के दोनों वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड क्या होता है पंप आउट हो जाता है। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं, जो आपका 70 ml ऑफ द ब्लड हर एक वेंट्रिकल निकालता है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। और जो बचा हुआ ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर वो रहता आपका 50 ml। समझ चुके होंगे आप कैसे कि लगभग 120 ml हर एक वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और आपके जो 70 ml बेसिकली हर एक वेंट्रिकल निकालता है। तो बचा कितना आपका, दैट इज एंड सिस्टोलिक
सिस्टोलिक वॉल्यूम उसे बोलते हैं दैट इज़ आपका 50 ml बोलते थे। ठीक है, ये वाली बात बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि बेसिकली 1 मिनट में बेसिकली ब्लड आपका कितना पंप कर रहा है, ब्लड मतलब 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दैट इज़ कार्डियक आउटपुट। इसको बेसिकली हम निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ हार्ट बीट, जो कि आपको सभी को पता ही है, दैट इज़ 70 से 72 मिनट, और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली आपको या तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, या आपको बेसिकली एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की हेल्प से कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, जो कि बेसिकली बहुत ही ईजी होता है। आगे देखते हैं। इसमें आपने सुना होगा, आपने गाना सुना होगा, धक धक करने लगा मेरा जिया। भाई वो धक धक नहीं होता। अगर हम बात करते हैं आपके जो हार्ट साउंड की, अगर हम बात करते हैं वो एक्चुअल में होती है लब डब, लेकिन बॉलीवुड वाले कुछ भी बना सकते हैं, धक धक लब डब कुछ भी बना सकते हैं भाई। वो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें है यहाँ पर आपका लब डब से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली जो आवाज़ आती है लब की, तो लब आती है दैट इज़ आपका क्लोजिंग ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से। किसकी वजह से? दैट इज़ आपका क्लोजिंग ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से। समझ चुके होगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली बात है, हमेशा ध्यान रख लेना, आवाज़ तभी आएगी जब बंद होगी कुछ चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अगली इसमें डब, डब की बात करते हैं तो बेसिकली ये भी किसकी वजह से आती है, दैट इज़ क्लोजिंग ऑफ आपका सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है कि जब कभी बेसिकली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये ब्लड आपका यहाँ से जाता है आपका टिश्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर जो आपकी ये प्रेजेंट होती है दैट इज़ आपका ये वाला, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और जो टिश्यूज़ के बीच में जो आपकी जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं दैट इज़ आपका सेमिल्यूनर वॉल्व, जब बेसिकली क्लोज होती है। ये वाली बात बेसिकली आप सभी को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक बेसिक बात है और पता होनी चाहिए कि जो लब की जो पिच की बात करते हैं तो बेसिकली वो स्लो होती है। लो यानी इन द सेंस लब डब, लब डब इस तरीके से होती है। लब यानी लो पिच की होती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है इन द सेंस यानी वो देर तक चलती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती जैसे लब डब। डब यानी इंटेंसिटी ज़्यादा, या पिच कह सकते हो ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। अगला आता है आपका ईसीजी। हर एक कैंडिडेट की पहचान ईसीजी तो ईसीजी बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इस बात को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ से कोई ग्राफ नहीं होता, ये एक डिवाइस होती है। पहली बात, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बेसिकली नेचर ऑफ हार्ट फंक्शनिंग को और उसके वर्किंग को बताती है, ध्यान रख लेना। इसमें अगर हम बात करते हैं, इस डिवाइस में बेसिकली क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज़ की जाती हैं, जिसमें आपके दोनों रिस्ट पर, लेफ्ट और राइट रिस्ट पर, और एक लेफ्ट एंकल पर बेसिकली होती है। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका किसी भी कैंडिडेट का स्टैंडर्ड ईसीजी हम बेसिकली देखते हैं इस तरीके से। जब कोई आप किसी भी अपने रिलेटिव के यहाँ पर जब कभी देखा होगा अपने ईसीजी, तो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है ईसीजी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें जो आपका पी है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपका साइनो आर्टेरियल नोड का कॉन्ट्रैक्शन होना, यानी जब कभी आपका डीपोलराइजेशन होगा आर्टेरियम का, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरियम इन द सेंस कि जब कभी बेसिकली आपका आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली पी रिप्रेजेंट उसे कर रहा है। क्यूआरएस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली क्यूआरएस ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली किसी भी कैंडिडेट की हार्ट बीट डिफाइन करने में पार्टिसिपेट करता है। किसी भी कैंडिडेट के अंदर क्यूआरएस बढ़ा हुआ है तो मान लीजिए उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है और उसे हाइपरटेंशन हो चुकी है अच्छी खासी, तो आप देख के बता सकते हो किसी भी कैंडिडेट का क्यूआरएस बढ़ा हुआ है तो उसका हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है। क्यूआरएस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से पी यहाँ पर होता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ आपका आर्टरी, उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्यूआरएस है आपका दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पीक्यू की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये क्या है आपका, दैट इज आपका आर्ट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन, यानी कितनी देर तक आपका जो आर्ट्रिया था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी 0.1 या वही 0.1 आपको बता दिया था मैंने कार्डियक साइकिल के अंदर। और टी वेव क्या है, टी वेव यहाँ पर आपका ड्यूरेशन है आपका दैट इज वेंट्रिकुलर वेव का। वेंट्रिकुलर वेव यानी कितनी देर तक आपकी जो वो है वेंट्रिकुलर वेव आपकी ड्यूरेशन में हुई थी। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हम एनसीईआरटी में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें
हमारे सर्कुलेशन को बताया गया है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स के पास जाता है तो उस फर्स्ट सर्कुलेशन को बोलते हैं दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब कभी भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हो गया ना डबल सर्कुलेशन, यानी सबसे पहली बात आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारे टिश्यूज तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उसको बेसिकली काम हो गया उसका। ये वाली बात बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्डियक रेगुलेशन, कार्डियक रेगुलेशन मतलब कि बेसिकली हमारी बॉडी में इसको मेंटेन तो आपके वही कहते हैं मायोजेनिक टिश्यूज़ या बेसिकली नोडल टिश्यूज़ जिनको बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि बेसिकली इसको मेंटेन करके रखते हैं। मैंने आपको बताया था केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में आपका दैट इज़ एड्रेनल मेडुला जो होता है उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन होते हैं। तो एड्रेनलिन क्या कहते हैं आपका हाइपर क्या करते हैं आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जब कोई आपके पीछे शेर पड़ जाता है, जब कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो आपकी बेसिकली बॉडी में क्या करता है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज करता है, हाइपर वो कर देता है, आपका ब्लड की स्पीड बहुत कर देता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। तो बेसिकली यहाँ पर सेम द केस ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करते हैं इस तरीके से। आगे देखें, आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें आता है आपका हाइपरटेंशन। नाम से पता चल रहा है जब कभी बेसिकली किसी भी कैंडिडेट के अंदर ब्लड का आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं आपका हाइपरटेंशन, और उस कैंडिडेट को बेसिकली प्रेस्क्राइब की जाती हैं बहुत सारी टैबलेट्स जिसमें आपका एम्लोपाइडिन वगैरह आपके साल्ट्स होते हैं। वो आपको समझने की बात नहीं, लेकिन जब कोई बेसिकली किसी भी कैंडिडेट के अंदर आपका ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं आपका हाइपरटेंशन। ये बेसिकली कितना होता है स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक दैट इज़ वो होता है 120 से 80, लेकिन जिसको हाइपरटेंशन होती है उसको 140 से 80 हो जाता है, जो कि वाइटल इफेक्ट डालेगा किडनी और लंग्स पर अच्छा खासा, और इवन ब्रेन पर भी। ब्रेन पर तो ऑलवेज डालेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला इसमें आता है आपका दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका दूसरा नाम है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कोरोना तो याद रखना मत यहाँ पर, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बेसिकली होती क्या है, ये आपकी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि बेसिकली ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट मसल्स में। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इस आर्टरी के अंदर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल और आपका इवन आपका जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसमें मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बेसिकली इसके जो ल्यूमेन होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो मोटा होता है, जिसकी वजह से ब्लड आपका ठीक तरह से वहाँ पर हार्ट मसल्स तक नहीं पहुँच पाता और उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला अगर हम इसमें देखते हैं आपका दैट इज़ एंजिना पेक्टोरिस, जिसमें आपका मेजर जो सिम्टम होता है दैट इज़ वो होता है आपका एक्यूट चेस्ट पेन। यानी जिस कैंडिडेट को आपका एंजिना हो गया, एंजीना जिसको हो गया उसकी छाती में बहुत गंदा दर्द होना है। आगे देखते हैं। अगले इसमें 3 वर्ड मैं बोलने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली बहुत बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। दैट इज़ आपका हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड आपका लास्ट आता है आपका हार्ट अटैक। देखो हार्ट अटैक का मतलब होता है अटैक होना हार्ट पर, यानी उसकी मसल पर अटैक होना। किसी बाहर के कैंडिडेट ने अटैक कर दिया तो किसी हार्ट की एक पर्टिकुलर मसल पे तो अटैक करेगा, ओके। आगे अगला इसमें आता है आपका कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई बेसिकली किसी भी कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे अरेस्ट कब करा जाएगा, जब उसने कांड इतना भयंकर करा होगा कि भैया अब तुझे अरेस्ट ही करना पड़ेगा, यानी उसकी मौत है फाइनली। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि कंप्लीट डेथ होना किसी भी कैंडिडेट की। और हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब कभी भी हार्ट जो होता है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेसिकली वो बॉडी के टिश्यू की ऑक्सीजन और ब्लड को ठीक तरीके से नहीं कर पाता, दे नहीं पाता, यानी टिश्यूज़ को ब्लड सफिशिएंटली, जिसकी वजह से वो अपना काम परफेक्टली कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, द ब्लड विद इन 40 मिनट्स। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से में आया होगा, रिवाइज अच्छी तरीके से आपको हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक the podcast and subscribe the channel for these type of important podcast series. Thank you everyone, be safe, be happy, keep loving, keep supporting. मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और शानदार पॉडकास्ट चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।